Hello students, welcome to today's class. So student, today in this video we are going to complete all the question answer and exercise of chapter 7, that is more on Python. Okay, तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को. Okay, so firstly we are going to complete fill in the blanks of this chapter. Okay, so first fill in the blank we have the order in which the operators are evaluated is called dash of operators. तो जिस ऑर्डर में हमारे ऑपरेटर्स इवैल्यूएट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट प्रेसिडेंस. ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रेसिडेंस. इस फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा आपका प्रेसिडेंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स मिक्स एंड डैश विच रिटर्न्स अ कंप्यूटेड रिजल्ट. तो ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स का वैलिड कॉम्बिनेशन क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है आपका एक्सप्रेशन. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा एक्सप्रेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डैश ऑपरेटर यूज टू कॉन्कनेट और ज्वाइन टू स्ट्रिंग. तो कौन से ऑपरेटर को हम यूज करते हैं स्ट्रिंग को कॉन्कनेट करने के लिए? मतलब दो स्ट्रिंग को हमें ज्वाइन करना हो तो कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? वी यूज प्लस ऑपरेटर. ओके, सो आंसर विल बी प्लस ऑपरेटर. ओके, नाउ नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक वी हैव इन पाइथन द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इज अल्टर्ड बाय द यूज ऑफ डैश स्टेटमेंट्स. तो पाइथन में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन किससे अल्टर करते हैं हम? इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स, क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट से हम फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को अल्टर करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द डैश कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज व्हेन आइदर ऑफ द टू डिफरेंट एक्शन इज टू बी परफॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशनल एक्सप्रेशन. तो कौन से कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं जब हमें दो डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करना होता है? सो इन दिस केस वी यूज इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर. ओके, सो आंसर विल बी इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इन पाइथन द कंडीशनल स्टेटमेंट इज टर्मिनेटेड विद द डैश सिंबल. तो पाइथन में जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं वो किससे टर्मिनेट होते हैं? वो टर्मिनेट होते हैं हमारे कॉलन से. ओके, सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे. एंड नाउ वी विल कंप्लीट ट्रू फॉल्स ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट ट्रू फॉल्स वी हैव एन ऑपरेटर डज नॉट नीड एनी ऑपरेंड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन. मतलब क्या है, जो ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें कोई ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए. तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ऑपरेटर्स को ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेंड पे ही वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है यूनरी ऑपरेटर्स कैन बी यूज ऑन मोर देन 3 ऑपरेंड्स. जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो 3 से ज्यादा ऑपरेंड पे यूज किया जा सकते हैं. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है. यूनरी ऑपरेटर सिर्फ ओनली 1 ऑपरेंड पे यूज होते हैं. यहाँ पे 3 का कॉन्सेप्ट में, ये 2 पे भी यूज नहीं होते हैं, ये ओनली 1 ऑपरेंड पे ही यूज होते हैं. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ नंबर्स. जो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है वो हमारा यूज होता है किसी भी नंबर की पावर को कैलकुलेट करने के लिए. तो यह स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर जो होता है वो हमारा पावर कैलकुलेट करने के लिए ही यूज होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर आर ऑपरेटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स. तो जो हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स होते हैं वो आपके लोअर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स के बाद में ऑपरेट किए जाते हैं. मतलब उनको इवेल्युएट लोअर प्रेसिडेंस के बाद में किया जाता है एक्सप्रेशन में. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि जो हायर प्रेसिडेंस के ऑपरेटर होते हैं वो सबसे पहले इवेल्युएट किए जाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव if elif else statement are used when we have to evaluate only one condition. तो if elif else statement का यूज करते हैं हम तब जब हमें ओनली 1 कंडीशन को इवेल्युएट करना हो. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि if elif स्टेटमेंट का यूज हम तभी करते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशन को इवेल्युएट करना हो. ओनली 1 कंडीशन को इवेल्युएट करने के लिए यूज करते हैं हम if स्टेटमेंट. ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन iterative statement enable the execution of a set of statement to repeat till the condition is true. तो iterative statement जो होते हैं वो आपके स्टेटमेंट्स को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि iterative स्टेटमेंट का काम यही होता है. ये आपके किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करने के लिए यूज होते हैं. वैसे आपके चैप्टर में ये स्टेटमेंट दे नहीं रखे थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है तो इसलिए मैंने इसका आंसर आपको बता दिया. ओके, तो ये हो जाएगा पर ट्रू. So student, now we have completed all true false of this chapter, and now we will complete application based questions. Okay, so first application based question we have Sumit is converting a decimal number to a binary number. He needs to calculate the remainder of each step. Which operator do you suggest him to use for this task?
तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुमित जो है वो डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, तो उसे हर स्टेप पर रिमाइंडर को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑपरेटर वो यूज करे इस काम के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए वो यूज करेगा मॉडुलस ऑपरेटर। ही शुड यूज मॉडुलस ऑपरेटर फॉर दिस टास्क। ओके, ये हमारा सिंबल होता है मॉडुलस ऑपरेटर का। ये जो परसेंटेज का साइन है इसको हम बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, मॉडुलस या मॉडुलर भी बोलते हैं इसको। ओके, तो ये हो गया आंसर फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का। अब देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को। सो सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वी हैव, Arif's father is a businessman. He wants to determine whether he made a profit or loss based on the revenue figures. Suggest an appropriate conditional statement he can use to solve the problem. तो आरिफ के फादर जो बिजनेसमैन है, तो वो चेक करना चाहते हैं कि उन्हें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। मतलब जो रेवेन्यू फिगर होंगे उस कंडीशन के बेस पे वो चेक करना चाहते हैं कि उन्हें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा कंडीशनल स्ट्रक्ट सजेस्ट करेंगे? तो इस काम को करने के लिए he should use if else or if elif else construct to solve this problem. तो उसे इस काम के लिए या तो if else का यूज करना चाहिए या फिर if elif else का भी यूज कर सकता है वो। वैसे if else से ही काम हो जाएगा, बट अगर मल्टीपल रेवेन्यू फिगर्स हैं तो उसके लिए वो यूज करेगा if elif else का। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारे सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर। सो नाउ वी विल कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव the value on which the operators works are known as। तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं जिसपे हमारे ऑपरेटर वर्क करते हैं? देखिए ऑप्शंस, ए ऑपरेंड, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी डेटा एंड डी नंबर्स। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें से? करेक्ट ऑप्शन होगा ए ऑपरेंड। ठीक है, जिस वैल्यू पर हमारे ऑपरेटर वर्क करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑपरेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोर डिवीजन इज सेम एज डिवीजन। तो जो फ्लोर डिवीजन होती है हमारी वो सेम होती है डिवीजन की तरह ही, जो नॉर्मल डिवीजन होती है उसी की तरह ही होती है। तो ये स्टेटमेंट आपका देखिए क्या है, ए ट्रू है, बी फॉल्स है, सी इन सम केसेस यस एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी फॉल्स। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि फ्लोर डिवीजन सेम नहीं होती है डिवीजन की तरह। क्योंकि नॉर्मल डिवीजन में आपको पॉइंट में वैल्यू मिलती है, लेकिन फ्लोर डिवीजन में आपको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं मिलती है। ये ओनली इंटीजर पार्ट में आपको आंसर देता है। ओके, now next question, in which construct the statement in a program are executed in a sequential manner where one statement is followed by other with no possibility of branching off to another action। तो वो कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें हमारा प्रोग्राम सिक्वेंशियल मैनर में एग्जीक्यूट होता है, जहां पे कि कोई भी ब्रांचिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती है? ऑप्शन ए कंडीशनल, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल, ऑप्शन सी इटरेटिव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा? इसमें करेक्ट होगा हमारा बी ऑप्शन सिक्वेंशियल। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं हम सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, तो सिक्वेंशियल हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इनेबल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट टू रिपीट टिल द कंडीशन इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है जब तक कि कंडीशन ट्रू रहती है? ऑप्शन ए कंडीशनल, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल, ऑप्शन सी इटरेटिव, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इटरेटिव स्टेटमेंट के बारे में कि इन स्टेटमेंट को हम यूज करते हैं बार बार किसी स्टेटमेंट को रिपीट कराने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटरेटिव। ठीक है, सी इटरेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कंडीशनल एक्सप्रेशन द कंडीशन इवैल्यूएट टू फॉल्स देन व्हिच ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। मतलब क्या है, आपने कहीं कंडीशन लगा रखी है तो उसमें अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कौन सा पार्ट आपका पहले एग्जीक्यूट होगा? इफ पार्ट होगा या एल्स पार्ट होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर एल्स पार्ट। ठीक है, कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो एल्स पार्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डी पार्ट, जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं ई पार्ट को। तो ई पार्ट हमारा नेम द फॉलोइंग, इसमें भी कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो दो टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? यूनरी एंड बाइनरी। ओके, ये आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। तो इस क्वेश्चन में आपको थ्री टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स के नेम बताने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एंड और नॉट। ये हमारे थ्री लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑपरेटर्स यूज इन स्ट्रिंग्स। तो कौन कौन से दो ऑपरेटर होते हैं जो स्ट्रिंग के साथ में यूज होते हैं? तो वो हमारे होते हैं प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन। ओके, ये दो ऑपरेटर होते हैं जो कि आपके स्ट्रिंग के साथ में यूज होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट विच इज यूज टू इवैल्यूएट ओनली वन कंडीशन। तो कौन सा स्टेटमेंट होता है जो ओनली वन कंडीशन को इवैल्यूएट करने के लिए यूज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट में हम ओनली वन कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसीजर टू राइट द स्टेप्स ऑफ अ प्रोग्राम
इन अ वेल डिफाइंड वे, तो किसी भी प्रोग्राम को स्टेप में लिखने के प्रोसीजर को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। ओके, इसका आंसर हो जाएगा एल्गोरिथम। ओके, so now we have completed E part of this chapter. Now we will complete F part, that is answer the following questions briefly. तो इस पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, देखिए ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड एंड प्रोवाइड अ मीनिंगफुल रिजल्ट। तो ऑपरेटर्स क्या सिंबल हैं जो कि अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड पे और प्रोवाइड करते हैं हमें मीनिंगफुल रिजल्ट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। तो इस क्वेश्चन में आपको डिवीजन एंड फ्लोर डिवीजन के ऑपरेटर में डिफरेंस बताना है। ओके, ये आपका डिवीजन का सिंबल होता है और ये हमारा होता है फ्लोर डिवीजन का ऑपरेटर। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डिवीजन ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिवाइड द नंबर एंड गिव एन आउटपुट इन द डेसिमल फॉर्म, whereas floor division operator is used to divide the number and give an output in the integer form। तो देखिए ये चीज मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में समझाई भी थी। डिवीजन का जो ऑपरेटर होता है वो आउटपुट आपको डेसिमल फॉर्म में देता है, मतलब पॉइंट में देता है, और फ्लोर डिवीजन का जो ऑपरेटर होता है वो आपको इंटीजर पार्ट में आउटपुट देता है, मतलब उसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। ओके, ये दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीप्लाई ऑपरेटर इन स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन में मल्टीप्लाई ऑपरेटर का क्या यूज होता है, चलिए देख लेते हैं इसके आंसर को। मल्टीप्लाई ऑपरेटर इज यूज्ड टू रेप्लिकेट अ गिवन स्ट्रिंग फॉर अ नंबर ऑफ टाइम, इट इज आल्सो नोन एज रेप्लिकेशन ऑपरेटर। तो देखिए मल्टीप्लाई ऑपरेटर किसी भी स्ट्रिंग को रेप्लिकेट करने का काम करता है, मतलब मल्टीप्लाई करनी हो आपको स्ट्रिंग तो उसके लिए यूज करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को, इसीलिए इसको रेप्लिकेशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये रेप्लिकेट करने का काम करता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया था, ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो इस क्वेश्चन में आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर के टाइप को बताना है, खाली आपको नेम लिखनी है। यहाँ पे एक्सप्लेन करने को नहीं बोला गया है, तो हम खाली नेम लिख देंगे कौन कौन से होते हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला होता है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड होता है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड थर्ड होता है इटरेटिव स्टेटमेंट। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सप्लेन द यूज ऑफ इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इस क्वेश्चन में आपको इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज बताना है। ओके, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। सो the if-else control structure is used when either of the two different action is to be performed depending upon the result of the conditional expression. It contains two blocks of statement. In case the condition expression evaluates to true, the statements in the if block are executed, and if the result is false, then the statements in the else block get executed. तो if else control structure काम क्या होता है, ये दो कंडीशन पर बेस्ड एक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। ठीक है, दो कंडीशन अगर आपकी हैं तो जिसमें से कि अगर आपका कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, जो इफ पार्ट है वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब कंडीशन के ऊपर है, और कंडीशन ट्रू होगी तो इफ पार्ट चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो आपका एल्स पार्ट चलेगा। ये इसमें होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हमने एफ पार्ट के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं एक्टिविटी सेक्शन को। आपकी बुक में एक्टिविटी सेक्शन दे रखा है जिसमें कि कुछ क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं। ओके, तो एक्टिविटी सेक्शन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपको बोला गया है राइट द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड ऑफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं जिनका कि आपको आउटपुट बताना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। इसमें देखिए कोड क्या है, a = 10 b = 20 और यहाँ पे करा गया है प्रिंट a > 10 एंड b < 40। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, जब आप ये कोड चलाएंगे तो आउटपुट आपका क्या जनरेट होगा। तो इसका आउटपुट आएगा आपका फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a > 10 मतलब क्या है, a > 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि a जो है ग्रेटर नहीं है 10 से। ओके, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एंड b < 40, तो सेकंड वाला पार्ट ट्रू हो रहा है, मतलब क्या है, b हमारा <40 है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। लेकिन आपका एंड के केस में क्या होता है, दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट होने चाहिए। ये वाला पार्ट भी करेक्ट होना चाहिए, ये पार्ट भी करेक्ट होना चाहिए, दोनों ही ट्रू होंगे तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। ओके, ये हो गया आउटपुट इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन बी, a = 10 b = 20 प्रिंट a + b। तो सिंपल से क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके प्रिंट कर देगा, तो आंसर आ जाएगा 30। ओके, ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक वेरिएबल है ए नाम का जिसमें कि 100 स्टोर किया हुआ है। इसके बाद में यहाँ कंडीशन लगाई गई है, इफ स्टेटमेंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगाया गया a > 99। अगर a की जो वैल्यू है वो > 99 है
तो क्या प्रिंट हो, ये प्रिंट हो जाए ए इज अ 3 डिजिट नंबर, मतलब ए की वैल्यू प्रिंट हो क्या हो 100 और प्रिंट हो जाए इज अ 3 डिजिट नंबर। ओके, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या हो, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, एल्स पार्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट हो जाए, क्या हो वैल्यू प्रिंट हो ए की और उसके बाद में आ जाए इज अ 2 डिजिट नंबर। ओके, ये प्रिंट हो जाए। तो इस केस में क्या हो रहा है, कंडीशन ट्रू हो रही है, ए जो है ग्रेटर देन 99 है, तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ये वाला आउटपुट आपका आएगा। देखिए मैं चला के दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिखाई देता हूँ। ये देखिए 100 इज अ 3 डिजिट नंबर, क्योंकि ए की वैल्यू 100 है तो पहले यहाँ पे 100 आएगा, उसके बाद में ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट किया गया है तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी, उसके बाद में मैसेज आएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ए वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 4 है और यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है ए मॉडुलर 2 इक्वल 0, मतलब ए जो है डिविजिबल है 2 से और उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो क्या हो प्रिंट, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए कि जो नंबर है वो इवन नंबर है। ओके, और अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स तो क्या हो, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए कि जो नंबर है वो ऑड नंबर है। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा 4 जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 से, तो क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा कि ए जो है वो हमारा क्या है इवन नंबर। तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, पहले ए को प्रिंट किया गया है तो ए की वैल्यू आ जाएगी 4, उसके बाद में आ जाएगा इज इवन नंबर। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आउटपुट भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 4 इज अ इवन नंबर। ओके, इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है, रीराइट द प्रोग्राम आफ्टर करेक्टिंग द एरर इन द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए कुछ कोड दे रखा है यहाँ पे, इन कोड में कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक्स हैं, उनको करेक्ट करके आपको लिखना है, जो भी आपके बुक में स्पेस दे रखा है वहां पे आपको लिख देना है। ओके, तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें ए पार्ट को देखते हैं पहले। ठीक है, तो ए पार्ट में देखिए क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल बना हुआ है जिसकी वैल्यू 6 है और यहाँ पर कंडीशन लगाई गई है। तो देखिए कंडीशन में पहली एरर तो यही हो गई कि इफ का जो है आई कैपिटल है तो आई कैपिटल नहीं होगा और एन भी कैपिटल में नहीं आएगा, क्योंकि एन जो है यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे भी स्मॉल में आएगा और यहाँ पे इक्वल इक्वल के 2 साइन लगेंगे। ठीक है, तो ये भी एक एरर है। ठीक है, इस तरीके से आपका एरर आ रहा है। ओके, मैं दिखा देता हूँ उसका आउटपुट साथ साथ। देखिए पहले हम लिखेंगे एन इक्वल 6, ये आपका ऐसे रहेगा। इसके बाद में आपका आएगा इफ, ठीक है, एन मॉडुलर 2 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 2 इक्वल के साइन आ जाएंगे और एन जो है वो स्मॉल में हो जाएगा और एफ का आई भी स्मॉल में रहेगा। ओके, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट में पी कैपिटल है तो इसको भी स्मॉल में करेंगे हम। ठीक है, और इसके बाद में देखिए आपका ये सब ब्रैकेट में आएगा, जो एन वेरिएबल है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा और ये डबल कोड में नहीं आएगा क्योंकि ये वेरिएबल है, तो यहाँ पे ऐसे रहेगा और ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा डबल कोड में रहेगा। इस तरीके से हमारा करेक्ट कोड हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या क्या एरर है, इसमें भी देख लेते हैं। ए इक्वल है 10 और बी इक्वल है 20, तो ये यहाँ पे एरर है। इस तरीके से पाइथन में नहीं लिखा जाता है, ये आप C++ में लिख सकते हैं लेकिन पाइथन में इस तरीके से नहीं लिख सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसके लिए आप दोनों को अलग अलग लाइन में लिखेंगे। ए इक्वल 10 बी इक्वल 20 इस तरीके से आप लिखेंगे। ओके, इसके बाद में ये लाइन ठीक है, सम इक्वल ए प्लस बी, ये ठीक है। ठीक है, सम का एस कैपिटल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वेरिएबल का नेम है तो कैपिटल में हो सकता है। इसके बाद इस लाइन में मिस्टेक है, प्रिंट का पी कैपिटल है तो ये स्मॉल में हो जाएगा। ओके, यहाँ पे सही करेंगे हम। और इसके बाद में यहाँ पे एरर है, ये प्लस का साइन हटेगा यहाँ से, ये क्या होगा, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ से डबल कोड के अंदर जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ कॉमा लग के प्लस के साइन की जगह कॉमा लगेगा, फिर सम आएगा। देखिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से होगा। ये आपका स्टेटमेंट रहेगा इस तरीके से, पहले तो आपका ये वाला स्टेटमेंट ऐसे आ जाएगा, इसके बाद में ये वाला स्टेटमेंट देखिए प्रिंट सम ऑफ द नंबर इज, ठीक है, इसके बाद में सम। ये जो स्टेटमेंट डबल कोड में रहेगा क्योंकि ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा, और सम जो है वेरिएबल है तो कॉमा लगा के ऐसे सम लिख देंगे। ओके, तो इस तरीके से हमारा करेक्ट कोड हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या एरर है, इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए num1 इक्वल 50 है, num2 इक्वल 60 है, ये दोनों ही लाइन सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये दोनों लाइन करेक्ट है। इसके बाद में इफ num1 लेस देन num2, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे आपका मिस्टेक है। देखिए इफ का जो आई है वो कैपिटल में आ गया है, ये स्मॉल में रहेगा, और num1 एंड num2 दोनों के एन कैपिटल हो गए हैं, तो यहाँ पे इनको भी हमें स्मॉल करना पड़ेगा। ये दोनों एरर हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे साथ साथ लिखते भी हैं हम इसको। ठीक है, तो पहले लाइन में हमारा कोई एरर नहीं है, ऐसी आ जाएगी हमारी फर्स्ट लाइन। ठीक है, सेकंड लाइन में भी कोई एरर नहीं, सेकंड लाइन भी ऐसी आ जाएगी, एंड थर्ड लाइन में हमारा एरर है, तो इफ के आई को स्मॉल करेंगे और जो वेरिएबल के एन है उनको भी स्मॉल में कर देंगे। ओके, तो इस तरीके से ये लाइन अब करेक्ट हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे कॉलन भी लगे हुए नहीं थे, तो यहाँ पे कॉलन भी लगा दिया है मैंने। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लाइन में प्रिंट का पी कैपिटल का रखा है, तो ये एरर है, और ये जो पूरा स्टेटमेंट होगा ये जाएगा आपका पैरेंथेसिस के अंदर, जो प्रिंट स्टेटमेंट की पैरेंथेसिस होती है उसके अंदर जाएगा, और डबल कोड में रहेगा ये। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस भी रहेगा, क्योंकि कॉलन लग गया तो यहाँ पे टैब का स्पेस आएगा, उसके बाद में आएगा। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आएगा। देखिए प्रिंट, इसके बाद में आएगा num1 इज स्मॉलर देन num2। ठीक है, इस तरीके से रहेगा, और जो कॉलन है उसके बाद में देखिए यहाँ पे स्पेस आ रहा है।
ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में भी एरर है, यहाँ पे देखिए एल्स का ई कैपिटल कर रखा है तो ये भी स्मॉल में रहेगा, ठीक है। तो इसको भी करेक्ट करके लिख देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। एल्स रहेगा और यहाँ पे कॉलन भी लगेंगे क्योंकि एल्स पार्ट की बॉडी स्टार्ट होगी, ठीक है। और लास्ट लाइन में देखिए यहाँ पे भी एरर है, प्रिंट का पी कैपिटल है और ये पूरा पार्ट ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसको भी सही करके लिख देंगे और इसकी बॉडी भी रहेगी, ठीक है। स्पेस के बाद में आएगा प्रिंट, देखिए मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से आपका आएगा, ठीक है। नंबर 2 इज ग्रेटर देन नंबर 1। ओके, इस तरीके से हमारा करेक्ट कोड हो गया। तो ये कंप्लीट कर लिया हमने एक्टिविटी सेक्शन के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब लैब सेशन को डिस्कस कर लेते हैं। आपके बुक में लैब सेशन दे रखा है जिसमें कि कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं कि वो प्रोग्राम किस तरीके से बनेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं लैब सेशन के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट है, ठीक है। तो पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट को। तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन 1 में इसमें आपको स्क्रिप्ट मोड में जो है कोड लिखना है इन प्रोग्राम्स के लिए। तो ए वाले पार्ट को देखते हैं इसमें क्या करना है। तो ए वाले पार्ट में आपको देखिए क्या करना है, इसमें जो है आपको रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके अपने नेम को 10 टाइम प्रिंट कराना है, ठीक है। इसमें बस इतना ही करना है कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि रेप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज करके अपने नेम को 10 टाइम प्रिंट कराना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, चलिए इसको करके दिखा देता हूँ मैं आपको जल्दी से। तो ये देखिए मैंने पाइथन आईडीएल को ओपन कर लिया और यहाँ पे जो कोड है वो मैंने लिख दिया है, ठीक है, जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है हमने, सिर्फ अपना नेम प्रिंट कराना था हमें 10 टाइम। तो हमने क्या करा है, यहाँ पे देखिए प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है, मैंने अपना नाम लिख दिया है और इंटू करके 10 लिख दिया है। तो इसका मतलब क्या है, जो मेरा नेम है वो 10 टाइम प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। देखिए मैं चलाता हूँ इस प्रोग्राम को, ये देखिए मैंने रन करा तो देखिए मेरा नेम जो है वो 10 टाइम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। मैंने पूरा नेम लिख दिया है, फुल नेम तेजपाल मौर्य, तो मेरा नेम जो है वो 10 टाइम आ रहा है। ओके, तो इतना ही करना था इस क्वेश्चन में बस आपको। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को भी लिख रखा है तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये क्या लगा दिया है मैंने, ये जो हैश लगाया इसका मतलब होता है कमेंट। कमेंट का मतलब है ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो कमेंट पे मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया है। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्रोग्राम बनाना था आपको। ओके, अब देखते हैं इसके बी पार्ट को। तो बी पार्ट में देखिए क्वेश्चन दे रखा है, इसमें क्या बोला गया है, इनपुट 2 नंबर्स एंड डिजाइन अ प्रोग्राम विच कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। मतलब 2 नंबर आपको इनपुट करवाने हैं और वो नंबर इनपुट करवाने के बाद में कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कौन कौन से फंक्शन है देखिए, पहला फंक्शन है ऐड द नंबर्स, ठीक है। सेकंड फंक्शन है सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड थर्ड में रिमाइंडर फाइंड करना है। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो फाइंड करना है आपको। ओके, एंड फोर्थ में क्वेश्चन फाइंड करना है, मतलब नॉर्मल डिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको फाइंड करना है एंड इसके बाद में अगेन क्वेश्चन फाइंड करना है जो कि आप इंटीजर डिवीजन की हेल्प से करेंगे। मतलब इंटीजर डिवीजन परफॉर्म करना है, जो क्वेश्चन आएगा वो आपको डिस्प्ले कराना है, मतलब कि कह सकते हैं यहाँ पे फ्लोर डिवीजन करना है। ओके, एंड इसके बाद में नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये सारे फंक्शन है जो कि आपको परफॉर्म करने हैं ये 2 नंबर इनपुट कराने के बाद में। ओके, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका प्रोग्राम बनेगा। ओके, तो देखिए मैं पाइथन आईडीएल के अंदर आ गया हूँ और ये जो कोड है मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे पूरा कोड लिख दिया है, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, यहाँ पे देखिए कमेंट लगा के मैंने पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। इसके बाद में जो एक्चुअल कोड है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हमारा एक्चुअल कोड स्टार्ट हो रहा है ये। ओके, तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे हमें बोला गया था कि 2 नंबर को इनपुट कराना है, तो हमने 2 नंबर इनपुट करा लिए। एक num1 के नाम से वेरिएबल लिया है और एक num2 के नाम से वेरिएबल लिया है। 2 वेरिएबल ले लिए जिनमें कि हम यूजर से नंबर एंटर करवाएंगे। ओके, इसके बाद में हमने प्रिंट फंक्शन लगाया और हमने मैसेज दिया है एडिशन ऑफ नंबर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया था, ऐड करने के लिए नंबर को, तो हमने ये मैसेज दे दिया एडिशन ऑफ नंबर और नंबर्स को ऐड कर दिया है, नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। दोनों ऐड होकर प्रिंट हो जाएंगे, पहले ये मैसेज प्रिंट होगा फिर नंबर प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में भी हमने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया है और यहाँ पे हमें बोला गया था सब्ट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया है रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग फर्स्ट नंबर बाय सेकंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट लाइन में प्रिंट स्टेटमेंट दिया है जहाँ पे कि हमें बोला गया था नॉर्मल डिवीजन करने के लिए, तो हमने यहाँ पे देखिए ओनली फॉरवर्ड स्लैश को लगाया, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगाया, मतलब नॉर्मल डिवीजन होगी। तो डिवीजन होने के बाद में जो भी क्वेश्चन होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा, पहले ये मैसेज प्रिंट होगा फिर क्वेश्चन प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से फ्लोर डिवीजन करा हमने, तो हमारा क्या होगा, इंटीजर पार्ट में क्वेश्चन प्रिंट हो जाएगा। ओके, एंड इसके बाद में बोला गया था मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले मैसेज दिया है उसके बाद में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं, ये सारे फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गए हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं इसको चला के दिखा देता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ। देखिए तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो पहला नंबर हमसे एंटर करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ सपोज 15। ओके, एंटर करता हूँ, फिर बोल रहा है देखिए एंटर सेकंड नंबर, सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ 2, ठीक है। तो अब जैसे मैं एंटर करूंगा ये सारे फंक्शन परफॉर्म हो जाएंगे। ओके, देखिए मैं करके दिखाता हूँ एंटर, तो देखिए यहाँ पे सारे फंक्शन परफॉर्म हो गए हैं। देखिए पहले एडिशन हो गया है, फिर रिमाइंडर आ रहा है हमारा, इसके बाद में क्वेश्चन आ रहा है जो कि हमारा नॉर्मल डिवीजन से हुआ है वो आ रहा है।
इसके बाद में देखिए इंटीजर डिवीजन की हेल्प से जो क्वेश्चन आया है वो आ रहा है हमारा, एंड देन मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे फंक्शन परफॉर्म कर दिए। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है इनपुट द नेम, मतलब नेम एंटर करवाना है आपको, एज एंटर करवानी है, और आपको एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी एंटर करवानी है। मतलब एम्प्लॉय की डिटेल लेनी है, जिसमें कि एम्प्लॉय का नेम एंटर करवाएंगे, एज एंटर करवाएंगे और उसकी बेसिक सैलरी एंटर करवाएंगे, और उसके बाद में उसकी टोटल सैलरी को कैलकुलेट करना है, जहां पे कि आपको ऐड करना है 10% डीए और 10% आपको एचआरए ऐड करना है। ये आपको ऐड करना है बेसिक सैलरी पे। तो उसकी फाइनल सैलरी कैलकुलेट करके बतानी है कि फाइनल सैलरी क्या होगी। ओके, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को और देखते हैं इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पाइथन आइडली को ओपन कर लिया है और ये जो कोड है पूरा मैंने लिख दिया है इस प्रोग्राम का। ठीक है, ये सारा कोड पूरा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड इसके बाद में यहाँ पे कोड लिख दिया है। यहाँ पे देखिए मैंने ट्रिपल कोड लगाए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है मल्टी लाइन कमेंट, कि एक बार में कई सारे लाइन को कमेंट करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो एक्चुअल कोड है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये इतना पार्ट हमारा एक्चुअल कोड है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं प्रोग्राम को और डिस्कस करते हैं क्या क्या हो रहा है इस प्रोग्राम में। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले बोला गया था हमें नेम एंटर कराने के लिए, तो मैंने नेम नाम से एक वेरिएबल ले लिया है, जिसमें कि यूजर से एंटर करवा लिया है नेम। ओके, फिर हमने एज नाम से वेरिएबल लिया है, क्योंकि हमें एज एंटर करवाने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो हमने यहाँ मैसेज दे दिया एंटर एज, जो भी यूजर एंटर करेगा वो हमारी चली जाएगी इस एज वाले वेरिएबल में। ओके, इसके बाद में बेसिक सैलरी को एंटर करवाने के लिए बोला गया था, तो यहाँ पे बेसिक के नाम से वेरिएबल ले लिया है और इसका टाइप फ्लोट लिया है। फ्लोट का मतलब क्या है कि वो पॉइंट में भी एंटर कर सकता है सैलरी को। ठीक है, और मैसेज दे दिया एंटर बेसिक सैलरी। तो यूजर जो है बेसिक सैलरी एंटर करेगा और जो भी सैलरी एंटर करेगा वो चली जाएगी बेसिक वाले वेरिएबल में। ओके, इसके बाद में यहाँ पे बोला गया था हमें डीए 10% अप्लाई करना है, तो जो बेसिक सैलरी है उस पर हमने अप्लाई कर दिया 10% डीए। ओके, इसी तरीके से हमसे बोला गया था एचआरए 10% अप्लाई करने के लिए, तो हमने बेसिक सैलरी पर 10% एचआरए भी अप्लाई कर दिया है। ओके, इसके बाद में टोटल सैलरी कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया टोटल सैलरी और इसका टाइप देखिए फ्लोट रखा है, जिससे कि जो कैलकुलेट होकर रिजल्ट आए वो फ्लोट में आए, मतलब पॉइंट में आए। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे सबको टोटल कर दिया है, जो बेसिक सैलरी है वो प्लस डीए प्लस एचआरए, तो तीनों ऐड होके क्या होगा, जो फाइनल सैलरी होगी वो कैलकुलेट हो जाएगी, टोटल सैलरी वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी फाइनल सैलरी। ठीक है, ओके, इसके बाद मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिए हैं। ठीक है, तो हमने पहले प्रिंट करा है नेम ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट होगा और एम्प्लॉय का जो नेम होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में करा है एज ऑफ एम्प्लॉय, तो ये प्रिंट होगा, इसके बाद में एज प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद में करा है बेसिक सैलरी, तो ये मैसेज प्रिंट होगा और बेसिक सैलरी जो पहले एंटर की होगी वो प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद हमने करा है डीएनएस अलाउंस, तो इसका मतलब क्या होगा, ये मैसेज प्रिंट होगा और डीए जो हमने एंटर करा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में करा हाउस रेंट अलाउंस, तो क्या होगा, जो एचआरए हमने एंटर करा होगा वो आ जाएगा, मतलब कैलकुलेट होकर आएगा, जो भी एचआरए बन रहा होगा उस पर्सन का वो कैलकुलेट होकर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और देन हमने करी है फाइनल सैलरी को प्रिंट, मतलब कि टोटल सैलरी, ये मैसेज प्रिंट होगा और टोटल सैलरी में जो भी हमारी टोटल सैलरी बन रही है उस एम्प्लॉय की वो प्रिंट हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैं चलाता हूँ इस प्रोग्राम को। देखिए मेरा प्रोग्राम चल गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, एंटर द नेम ऑफ एम्प्लॉय, सबसे पहले नेम को एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ सचिन। ओके, नेम मैंने एंटर कर दिया एम्प्लॉय का सचिन, और इसकी देखिए एज मांग रहा है, तो सपोज मैं करता हूँ एज 26। ओके, इसके बाद में देखिए सैलरी बोल रहा है, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है मैं एंटर कर देता हूँ सपोज 25,000। ओके, ये एंटर कर दी मैंने। अब देखिए जैसे एंटर करूंगा तो ये डीए को कैलकुलेट कर देगा, एचआरए को कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, हमारा नेम प्रिंट होगा। ठीक है, एज प्रिंट होगी, बेसिक सैलरी प्रिंट होगी और डीए एचआरए एंड टोटल सैलरी प्रिंट हो जाएगी। देखिए मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। नेम ऑफ एम्प्लॉय सचिन, एज ऑफ एम्प्लॉय 26, बेसिक सैलरी 25,000, डीएनएस अलाउंस 2500, हाउस रेंट अलाउंस 2500, टोटल सैलरी 30,000। ओके, तो इस तरीके से हमारी टोटल सैलरी कैलकुलेट हो गई है। ओके, आई होप आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन जो था आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, पाइथन का प्रोग्राम बनाने के लिए बोला गया है, जिसमें कि आपको क्या बोला गया है, लीप ईयर को फाइंड करना है कि कोई ईयर जो है वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, अगर क्या है जो ईयर है वो अगर आपका 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। ये कंडीशन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोग्राम बनेगा इसका। चलिए बना के दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने अगेन पाइथन आइडली को ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो कोड है वो मैंने लिख दिया है। ठीक है, ऊपर मैंने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, नीचे जो हमारा एक्चुअल कोड है वो लिखा है, ये हमारा एक्चुअल कोड है। ठीक है, इतना ही कोड आपको लिखना होगा अपने बुक में। ओके, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे ईयर नाम से एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें कि यूजर से ईयर को एंटर करवाएंगे। सबसे पहले तो वो ईयर एंटर करेगा और जो भी ईयर वो एंटर करेगा वो ईयर वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, और फिर हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगाई है कि जो ईयर है, जो यूजर एंटर कर रहा है ईयर, अगर वो आपका 4 से डिविजिबल है, मतलब 4 से डिवाइड हो जाता है और उसका रिमाइंडर 0 रहता है, तो क्या हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, मतलब जो ईयर है वो हमारा लीप ईयर है।
ईयर प्रिंट हो और ये हमारा मैसेज प्रिंट हो जाए। ओके ओके, अगर आपका 4 से डिवाइड होता है तो। और अगर 4 से डिविजिबल नहीं है, मतलब जो यूजर ने एंटर करा है ईयर वो 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या हो हमारा कि वो ईयर जो है लीप ईयर नहीं है, ईयर प्रिंट हो और ये मैसेज प्रिंट हो जाए कि ये जो एंटर करा आपने ईयर ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, इस तरीके से मैसेज प्रिंट हो जाए। ओके, तो चलिए मैं इसको चला के दिखाता हूँ, देखिए किस तरीके से वर्क करेगा ये। चलिए मैं चलाता हूँ इसको, देखिए। तो देखिए प्रोग्राम चल गया है और यहाँ पे बोल रहा है एंटर एनी ईयर, कोई भी ईयर आप एंटर कर सकते हैं। सपोज मैं करता हूँ 2019। ठीक है, जैसे एंटर करूंगा तो देखिए मैसेज दे देगा 2019 इज नॉट अ लीप ईयर, मतलब 2019 जो है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ओके, अब मैं करता हूँ देखिए यहाँ पे 2020 को एंटर। मैं दोबारा चलाता हूँ इस प्रोग्राम को। ओके, अब मैं यहाँ एंटर करता हूँ 2020 को। ठीक है, 2020 और एंटर करता हूँ तो देखिए आ गया 2020 इज द लीप ईयर, मतलब 2020 जो है वो हमारा लीप ईयर है। ओके, तो आप लोगों को पता ही होगा इस साल जो फरवरी थी हमारी वो 29 डेज की थी, तो इसीलिए 2020 लीप ईयर है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है। ओके, अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। अब देखते हैं लास्ट प्रोग्राम। इसमें देखिए क्या है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें कि आपको वैलिड वोटर को चेक करना है कि कोई वोटर जो है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अगर उसकी एज जो है वो 18 या 18 से ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल 18 है, तो वो वैलिड वोटर है। अदरवाइज कुछ भी प्रिंट ना हो। ठीक है, इसमें देखिए कोई और दूसरी कंडीशन नहीं दे रखी है, एल्स पार्ट दे नहीं रखा है इन्होंने, सिर्फ ये बोला है कि अगर 18 या 18 से ज्यादा है तो प्रिंट हो आपका वैलिड वोटर, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट ना हो। ठीक है, तो चलिए इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। तो देखिए अगेन मैं पाइथन IDLE के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने कोड लिख दिया है, ये हमारा एक्चुअल कोड है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए इसको समझा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसमें हमने क्या करा है, एक एज नेम से वेरिएबल लिया है जिसमें कि हमने बोला है यूजर से कि एज एंटर करो। ठीक है, जो भी यूजर एंटर करेगा एज वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ओके, उसके बाद में हमने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी है। इफ कंडीशन लगाने के बाद में हमने चेक करा है एज को कि क्या हो, एज जो है ग्रेटर देन और इक्वल 18 है, मतलब 18 हो या 18 से ज्यादा हो, तो उस केस में क्या हो प्रिंट वैलिड वोटर, ये प्रिंट हो जाए हमारा मैसेज, अदरवाइज कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को भी चला के दिखा देता हूँ आपको। देखिए मैं रन करता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम रन हो गया है और यहाँ पे देखिए बोल रहा है एंटर योर एज। ओके, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ सपोज 21, तो देखिए प्रिंट करेगा वैलिड वोटर। ये देखिए वैलिड वोटर इसने प्रिंट कर दिया है। ओके, अब अगर मैं इसको क्लोज करके दोबारा से चलाता हूँ और इस केस में मैं एंटर करता हूँ सपोज 18, ठीक है, तब भी ये वैलिड वोटर देगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तब भी यह देगा आपको वैलिड वोटर। देखिए ओके, और अगर मैं इसको क्लोज करके दोबारा से चलाता हूँ देखिए, और इस बार मैं एंटर करता हूँ 18 से कम। ठीक है, मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ सपोज 17, तो ये प्रिंट कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्पेस आएगा, मैं एंटर करता हूँ देखिए, तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब हमने कंप्लीट कर लिए लेफ्ट सेशन के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहा तो आप लोग कमेंट करके बता देना। तो स्टूडेंट अब आपका इस चैप्टर 7 फिनिश हो चुका है। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 8। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।